हाय, दिस इज़ मी फेरी। हम 2.8 क्वेश्चन पर थे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक बुक है बाय वॉलपोल। क्वेश्चन नंबर 2.82। यहाँ पर फ्लू वैक्सीनेशन है जो तैयार की गई है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। मैं आपको शॉर्टकट, आप एज़ यू नो के शॉर्टकट करके क्वेश्चन समझाती होती हूँ, फिर आपको जो है वो सॉल्यूशन जो है वो आपको बताऊँगी। फिर वैक्सीनेशन की बात हो रही है। फ्लू वैक्सीनेशन है, उसका सीरम तैयार किया गया है और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने किया है और जिसकी रिजेक्शन जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.10, 0.008 और 0.12। इतना परसेंटेज है, इतनी जो है वो रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन आपने इंस्पेक्शन बताना है कि अगर इतनी रिजेक्शन है तो इंस्पेक्शन कितनी होगी, और फिर उसके हिसाब से आपने बताना है कि फ़र्स्ट डिपार्टमेंट के कितने चांस इंस्पेक्शन के और जो है बाकी सेकंड डिपार्टमेंट के रिजेक्शन के कितने चांसेस हैं। इसी तरह पार्ट बी में आपने बताना है जो प्रोबेबिलिटी है उसके रिजेक्शन बाय द थर्ड डिपार्टमेंट के रिजेक्शन के कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसमें आपने सेकंड डिपार्टमेंट की रिजेक्शन बतानी है, इसमें थर्ड डिपार्टमेंट की रिजेक्शन बतानी है। ओके, आप इसका सलूशन देखें। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ 2.78। ठीक है, ये वो क्वेश्चन का आंसर है। रिजेक्शन जो है वो मैंने R1, R2, R3 से जो है वो उसको लिखा है और डिड नॉट रिजेक्शन, दिस R इज स्टैंड्स फॉर रिजेक्शन। ठीक है, डिड नॉट रिजेक्शन का मतलब है इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, R1 R2 एंड R3 as in statement this is given that probability of R1 is equal to 0.1, which means that I can calculate R1 dash. If I can calculate the R1 dash, then its answer would be is equal to 1 minus PR1, बिकॉज़ ये कॉम्प्लीमेंट है। आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है कि 1 में से आप जो प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं तो आपके पास जो बाकी की प्रोबेबिलिटी है या बाकी की वैल्यूज़ जो बच जाती हैं, जिस पे काम वर्क नहीं हो रहा होता, वो बच जाती हैं। इस वजह से हमने टोटल सम में से रिजेक्शन माइनस किया तो मेरे पास इंस्पेक्शन बच जाएगा, जिसको मैं R1 डैश भी कह सकती हूँ, जिसको मैं डिड नॉट रिजेक्शन भी कह सकती हूँ। इसी तरह से सिमिलरली मैंने ये काम तीनों के साथ जो है वो कर लिया है। 1 माइनस P ऑफ R2 लिखा, उसकी वैल्यू आ गई, तो ये मेरे पास आ गया R2 डैश। इसी तरह से R3 डैश फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस R3 किया और 1 माइनस R3 करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ गया वो आंसर आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 डैश। अब ये मेरे पास स्टेटमेंट थी और स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं पार्ट ए में हमें क्या कहा जा रहा है। देखें जी, पार्ट ए में क्या कह रहे हैं। पार्ट ए में कह रहे हैं कि R1 डैश, इसका मतलब है कि डिड नॉट रिजेक्शन, इंस्पेक्शन लेनी है। R1 की इंस्पेक्शन लेनी है और R2 लेना है। ठीक है, आप अपनी बुक से स्टेटमेंट रीड आउट कर सकते हो। R2 लेना है और R1 की जो है वो इंस्पेक्शन लेनी है, तो उसका कम्बिनेशन ये बनेगा। और साथ में स्टेटमेंट के अंदर ये मेंशन है कि ये इंडिपेंडेंट है। तो जब आपके पास इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आती है तो आप सिंपल दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी फार्मूला नहीं लिखते हैं। तो ये देखो, इवेंट ए है और इवेंट बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो लिहाजा मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया R1 डैश इंटरसेक्शन R2 इज़ इक्वल टू R1 डैश और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। तो R1 डैश की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं क्या आती है। R1 डैश की वैल्यू मेरे पास है 0.9, तो यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ 0.9। उसके बाद R2 की मेरे पास वैल्यू क्या है, P ऑफ R2 की मेरे पास वैल्यू है 0.008। अब आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इसका आपके पास आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, R1, अच्छा पार्ट टू में पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लिखा हुआ था कि आपके पास 3 इंस्पेक्शंस हैं जिसमें से आपने थर्ड डिपार्टमेंट चेक करना है। तो जब थर्ड डिपार्टमेंट चेक करना है तो इसका मतलब थर्ड को एज इट इज़ लेना है, बाकी दोनों की इंस्पेक्शन लेनी है, बाकी दोनों को डिड नॉट रिजेक्शन लेनी है।
और फिर ये भी मेंशन है कि इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर से मैं देखती हूँ R1 डैश की वैल्यू क्या है, मेरे पास है 0.9। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ, 0.9 मल्टीप्लाई, फिर R2 डैश की वैल्यू है 0.92 मल्टीप्लाई, और R3 की मेरे पास वैल्यू है 0.1 एंड 2। ठीक है, अब मैं इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा आंसर। अभी ये मैंने कैलकुलेट किया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, और यही दोनों आंसर जो हैं आपके क्वेश्चन में मेंशन है। थैंक यू। हमारे पास है 2.83 क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप इस क्वेश्चन में नाइट सूट्स लिखे हुए हैं, मेल फीमेल लिखे हुए हैं कि मेल जो हैं वो ये वाले सूट्स मेल इतने पहनते हैं, फीमेल इतने पहनते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नाइट सूट्स हैं स्लीप वेयर का जिक्र हो रहा है, मेल की और फीमेल के अलग-अलग है, कौन से लोग पजामा पहनते हैं, कौन से टी शर्ट्स पहनते हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इन तमाम के लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फीमेल वेयर नथिंग। फिर आपने सेकंड प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मेल जब ट्रैवल करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर आपने थर्ड प्रोबेबिलिटी बतानी है जब मेल जो है वो पजामा में सोते हैं इन ट्रैवलिंग। ठीक है, फिर आपने फोर्थ वाली बतानी है कि वो मेल जो ट्रैवल करते हैं और टी शर्ट्स इफ़ ही स्लीप्स इन पजामा और अ टी शर्ट। आप पजामा और टी शर्ट दोनों के बारे में बताना है, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ आपने चेकआउट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है, 4 इसके पार्ट हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट। अभी मैं ये क्वेश्चन जो है 2.83 स्टार्ट किया है, मेल फीमेल टोटल, और ये सारे उनके स्लीपिंग सूट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, मैं अभी वो लिख रही हूँ। तो अब आपने क्या किया, ये मेल और फीमेल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, आपने इनके भी टोटल कर दिए और आपने इनके भी टोटल जो है वो कर दिए। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया वो 1.002 आ गया, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, और हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। अब ये हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। तो फर्स्ट था वो लोग फीमेल जो ट्रैवलिंग के लिए जो है नथिंग लेते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो नथिंग और फीमेल इसकी म्यूचुअल क्या वैल्यू है, 0.008। तो ए पार्ट का जो है मेरे पास आंसर डायरेक्टली आ जाता है 0.018। अब आपने क्या करना है, अब आपके सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं आप लोगों ने ये बताना है कि मेल जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो वेयर करते हैं। अब देखो कि मेल वाले ब्लॉक के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, आपने क्या करना है, इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर लेना है, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। यानी कि आपने ऑफ मेल वेयरिंग इज इक्वल टू, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ जो ऊपर वाली हैं वो लिख देनी है, 0.22 प्लस 0.002 प्लस 0.162 प्लस 0.12 प्लस 0.46 प्लस 0.084 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं कैलकुलेशन कर रही थी, तो दिस इज़ 4, बाय मिस्टेकन आई हैव रिटन 6, दिस इज़ 4, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 0 आएगा, तो इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट्स मीन दैट आवर कैलकुलेशन इज़ ट्रू बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 1। तो अभी आंसर आया है 0.64, वो मैं लिख दूँगी। अब पार्ट सी में मैंने बताना है प्रोबेबिलिटी उन मेल की जो पजामा पहनते हैं। ठीक है, तो ये पजामा पहनते हैं 0.02 पर प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी है इसकी 0.614। तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो मेरी आ जाएगी उनकी जो कि पजामा पहनते हैं। तो पजामा की वैल्यू है 0.102
डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.64, सॉरी ऐसे 0. ये हमारे पास पजामा की, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.16। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जो पजामा और टी शर्ट्स दोनों पहनते हैं, ठीक है। तो याद रहे जब आपको कहेगा ना मेल की प्रोबेबिलिटी बताएं, जो चीज़ ये वेयर करता है उसमें मेल की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आप डिवाइड करेंगे इसके साथ, ये पूरे मेल की प्रोबेबिलिटी है। जब वो कहेगा ना पजामा की प्रोबेबिलिटी बताएं जो मेल वेयर करते हैं, तो पजामा का जो है आपके पास एडिशन वो ये है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके ये वैल्यू आई है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको डिवाइड करो, तो अब आपके पास क्या है, पजामा और टी शर्ट दोनों की है, तो आप इन दोनों के सम को डिवाइड कर सम पर, या ऐसे भी आप कर सकते हो इसको 0.012 जो है डिवाइडेड बाय 0.175 कर दो 0.046 डिवाइडेड बाय 0.134, तो एलसीएम लेके वापस वही बात बन जाएगी। तो मैं इसको इकट्ठा लिखने लगी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। 0.02 प्लस 0.046 डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास वहाँ पे जो टोटल था पजामा और टी शर्ट का टोटल, ठीक है, मैंने वो लिखना है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया 479। यही ए बी सी चारों पार्ट के आंसर्स हैं जो आपके बुक में पूछे हुए थे। थैंक यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 2.85 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या है जी, इसमें आपको वॉच इज़ अ सर्टन टेलीविज़न शो, आपको प्रोबेबिलिटी बताई है मैरिड मैन की जो कि टीवी देखते हैं 0.4%, और नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो मैन जो कि अपनी वाइफ के वाइफ जो देखती है वही देखते हैं 0.5 उनकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है ऐसी वाइफ्स की जो कि आपके पास ऐसी वाइफ जो ड्रामा देखती है मैन भी वही देखते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मैन की है, सेकंड प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास जो है उन वुमेन की है जो कि अपने हस्बैंड्स की मर्ज़ी से टीवी देखती हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी उन आदमियों की है जो अपनी वाइफ की मर्ज़ी से जो है वो टेलीविज़न देखते हैं 0.7। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि अ मैरिड कपल वॉचेस द शो। अब मैरिड कपल कितने हैं जो शो देखते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर आपने बताना है अ वाइफ वॉचेस द शो गिवन दैट हस्बैंड डज, जो हस्बैंड की मर्ज़ी से शो देखते हैं उनका बताना है। एटलीस्ट वन मैरिड कपल विल वॉच द शो, आपने फिर एक ऐसा मैरिड कपल बताना है जो कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो शो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब इसका पार्ट नंबर ए देखें। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल लिख ली, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ लिख ली, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल ओवर वाइफ लिख दी, मतलब ये वो वाली प्रोबेबिलिटी दी थी जिसमें मेल जो है वो वाइफ की मर्ज़ी से टीवी देखते हैं, ठीक है, 0.7। तो अब मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो है मुझे ये रिक्वायर्ड है कि मैं ये निकालूं कि वाइफ और मेल जो हैं वो कंबाइन कितने कपल्स जो हैं वो कंबाइन टीवी देखते हैं। तो मैंने मेल और फीमेल, मेल और वाइफ्स का जो है वो क्या उनका जो इंटरसेक्शन है वो निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, वाइफ की और मेल की दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या, एम ओवर वाइफ वाले का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। ये डब्ल्यू है तो इधर डब्ल्यू से ही डिवाइड होगा। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस। तो मेरे पास देखो इसकी वैल्यू भी मौजूद है 0.7, और फिर मेरे पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है 0.5। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके जी, बी जो आपके पास है बी वाला, उसमें आपको क्या कह रहा है, आपने वो बतानी है, वो मैन बताने हैं जो वाइफ की मर्ज़ी से टेलीविज़न देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे कि आपके पास ऊपर
ये वो वाइफ हैं जो मेल की पसंद से टीवी देखती हैं, तो अब ये वो मेल हैं जो वाइफ की पसंद से टीवी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कंडीशन प्रोबेबिलिटी लगेगी। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, इंटरसेक्शन आपने ऊपर निकाला हुआ है वही आप यूज़ कर लेंगे, 0.35 डिवाइडेड बाय, अब आपने मेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जो मेल की प्रोबेबिलिटी है वो आपको गिवन है 0.4, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर आप लिखने लगी हूँ 0.4। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 0.875। दैट इज़ योर आंसर। पार्ट सी आप देखते हैं। पार्ट सी में आपने क्या करना है, आपने वो एटलीस्ट एक कपल बताना है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टेलीविज़न देखते हैं, तो दोनों मिल के देखते हैं, लड़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो देखते हैं आपने क्या करना है। इसके लिए आपने यूनियन निकालना है। यूनियन में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और फिर उनके इंटरसेक्शन को माइनस करना है। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू क्या है 0.5 माइनस, अब इसका इंटरसेक्शन हमने ऊपर निकाला हुआ था वो पुट कर दिया, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट आंसर 0.55। सो हेयर इट completes part C also. So this question has done. Thank you.